ठीक है। तो हम प्रोसेस मॉडल्स की बात करते हैं। एज पर द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस मॉडल्स आर डेवलप्ड विद इन स्पेशली टेलर्ड मॉडलिंग लैंग्वेजेस यूजिंग न्यूमेरिकल सॉल्वर्स टू सॉल्व द सेट of equation describing the thermophysical and chemical conversion operations of the technology for a given set of decision variables and unit model parameters। अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। अब देखो, इसके अंदर सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं वो हमारे पास जो है जैसे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। आपने यूज़ किया ना, C++ यूज़ किया है, पाइथन होती है वो यूज़ करते हैं हम लैंग्वेज। उसके अलावा मैटलैब के कोड्स यूज़ करते हैं हम। तो कोई भी हमने लैंग्वेज है कोई भी हमारी जिसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकें, तो हम उस कैलकुलेशंस के या उस लैंग्वेज को यूज़ करके जो है अपना मॉडल बनाते हैं। वो मॉडल क्या करता है, हमारे पास हमें जो है कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ऑटो पे सब सॉल्व कर देता है। जितनी भी हमारी इक्वेशंस होती हैं कैलकुलेशंस के लिए रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल वो इक्वेशंस हमारे पास रिएक्टर्स की भी हो सकती हैं, किसी भी इक्विपमेंट की इक्वेशंस हो सकती हैं, या किसी भी फ्लूइड की इक्वेशंस भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विपमेंट की हमारे पास कैलकुलेशन होती है। जो हमारे पास इनलेट और आउटलेट फीड्स होती हैं, या बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं, उनकी भी कैलकुलेशन होती है ना, कि आपने आपका इनपुट कितना था, इनपुट पे आपके टेम्परेचर्स पैरामीटर्स कितने थे, आपकी उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी, मोलर फ्लो रेट क्या था, ये सब चीज़ें तो वो भी ऑटो कैलकुलेट कर लेता है हमारे पास बाय यूजिंग मॉडल लैंग्वेजेस। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास होती हैं उसको हम दो चीज़ों में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। एक है थर्मोफिजिकल और एक केमिकल कन्वर्जन। थर्मोफिजिकल में वो है हमारे पास कितने भी हमारे पास फिजिकल कोई भी हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर भी वो है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से फॉर एग्जांपल बॉइलिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा कुछ और हमारे पास ऐसी चेंजेस आ रही हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आ रही है, तो थर्मोफिजिकल के जॉनरा में आ जाती हैं। या फिर केमिकल कन्वर्जन ऑपरेशंस की रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास क्रैकिंग हो रही है, या हमारे पास फर्दर कोई और तरह का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो, तो यानी दोनों चीज़ों को उन्होंने कवर कर दिया इस एक्सपेक्ट्स में, कि हमारे पास जितने भी फिजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसकी जो कैलकुलेशन है, और जितने भी हमारे पास केमिकल कन्वर्जन ऑपरेशन हो रहे हैं उसकी भी जितनी भी कैलकुलेशन है, वो सब हमारे पास सॉल्व हो जाती है बाय यूजिंग प्रोसेस मॉडल्स। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो है डाटा सेट ऑफ डाटा हमारे पास फॉर्मुलेट हो जाता है। उस सेट ऑफ डाटा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके पैरामीटर्स जिस पे हम रन करेंगे, और उसकी वजह से जो उसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास सब चीज़ें एक साथ कंपाइल हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास हम उससे जो है अपने जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास डिसाइडेड नहीं होते, सही है, वो हम मॉडल्स की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। हमें अभी नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमें लेट्स से 90% कन्वर्जन चाहिए हमारे हमारे पास सक्रोज की इनटू फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमारे पास एक गोल सेट किया हुआ है। तो अब हमें नहीं पता उसके लिए हमारे पास कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितना हमारे पास फीड का रेट होना चाहिए, कितना हमारे पास रिएक्टर की। तो हमारे पास हम जो है इस मॉडल की बेसिस पे वो पैरामीटर्स भी सेट करते हैं और डिसीजन वेरिएबल्स को भी फिक्स कर देते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स के हमारे पास 90% ही हमें कंफर्म है, या मे बी आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि नहीं 90% से ज़्यादा भी अचीव हो सकती है हमारे पास कन्वर्जन, या 90% इज़ वे टू हाई फॉर आवर प्लांट, तो मे बी 75 या 80% हमारे पास हमें अपना डिसीजन वेरिएबल जो है फ्लक्चुएट करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग प्रोसेस मॉडल्स हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को ईजी करते हैं, और हमारे पास एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं जो हमारे जो है पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर रहा होता है या एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल्स हैं हमारे पास इसके जो है हमारे पास चार यूजेस हैं। एक एस्टिमेशन है, प्रिडिक्शन है, कैलिब्रेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है। इन चीज़ों के लिए हमारे पास हम प्रोसेस मॉडल्स को है मेनली यूज़ करते हैं। अब एस्टिमेशन में देखो कि आप एस्टिमेट कर दो किसी भी चीज़ को, कोई भी वेरिएबल को। आपने कहा कि आपने अपने जैसे लेट्स से आपने रिएक्टर की लेंथ एस्टिमेट कर ली, रिएक्टर का वॉल्यूम एस्टिमेट कर लिया, आपने रेट ऑफ रिएक्शन एस्टिमेट कर लिया, आपने जो आपका आउटपुट है आपने उसका कन्वर्जन एस्टिमेट कर लिया, या आउटपुट का पूरा आप एस्पेन हाइसिस में पर्टिकुलरली ये होता है कि आप इनपुट के वेरिएबल्स सेट कर दो, वो भी सिर्फ 3। सही है, मिनिमम 3 वेरिएबल सेट कर दो। जैसे आप मिनिमम 3 वेरिएबल सेट करोगे, उसकी कंपोजिशन सेट करोगे, वो सारी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। तो ये क्या है, बाय यूजिंग अ मॉडल यू आर एस्टिमेटिंग द अदर वैल्यूज। सही है। दूसरी बात ये प्रिडिक्शन, ये हमारे पास हेल्प करता है प्रिडिक्शन में।
एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन आर क्वाइट रिलेटिव, ठीक है, ये दोनों एक जैसी ही टर्म्स है। एस्टिमेशन में ये है कि आप जो है हमारे पास हमारे पास जनरलाइज डाटा है उसको आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको, प्रिडिक्शन के अंदर ये है कि आप प्रिडिक्ट भी कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल कि आपने अपने पैरामीटर सेट किए हैं तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मे बी इसकी जो वो है वो हमारे पास जो कन्वर्जन है वो 10% है। मतलब जो चीज़ आपकी जो डिसीजन वेरिएबल्स है वो प्रिडिक्शन में आ जाते हैं और जो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं वो एस्टिमेशन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारे पास मेन यूज़ होता है वो होता है कैलिब्रेशन के लिए। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है अपना जो प्लांट है या आप अपना जो मॉडल है उसकी बेस पे वो कर रहे हो कि देयर इज सम कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ज़ीरो एरर है। और जो आप या फिर आप एरर को रिड्यूस कर रहे हो कैलकुलेशंस की, दोबारा से रिकैलकुलेट करके अपने प्रोसेस को, या आप उसको फर्दर जो है लेके जा रहे हो टूवर्ड्स मोर एफिशिएंट वे, ठीक है। तो हमारे पास कैलिब्रेशन में आ जाते हैं जिसके आप एरर रिड्यूस कर रहे होते हो अपने। फिर आ जाता है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए सीपीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आप अपनी जब मॉडल आपका डेवलप हो जाता है तो आप देखते हो कि मॉडल के अंदर कहाँ कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप जो है उसकी कैपिटल कॉस्ट या आप उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, या आप कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉयलर की फीड है आपने उसको यूज़ किया डिस्टिलेशन में, ठीक है। अब आपने उसको यूज़ किया फर्नेस में फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है, या किसी भी काम के लिए। फिर बाद में जब वो कूल डाउन हो गई है लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी थोड़ा बहुत एलिवेटेड है तो आप उसको किसी और स्ट्रीम को भी हीट अप करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जो है मैक्सिमम रिकवरी कर सको हर चीज़ की, चाहे वो आपकी हीट की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो वाटर की हो। इवन जो मेकअप वाटर हमारे पास कूलिंग टावर में रिक्वायर्ड होता है हर दफ़ा, वो भी हमारे पास कॉस्ट को जो है इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो आप जितना कम मेकअप वाटर रिक्वायर्ड होगा कूलिंग टावर में आपको हर साइकिल के बाद, उतना ज़्यादा आपका कूलिंग टावर और उतना ज़्यादा आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो ये भी सब चीज़ें हमारे पास, ये जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सारी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉडल हमारे पास बनता है, हम मॉडल बनाते हैं दो सीक्वेंस में, एक होता है प्री प्रोसेसिंग फेज, एक होता है सिमुलेशन फेज। अब प्री प्रोसेसिंग फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास बहुत तरह के मॉडल्स हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरा, अब जैसे आपके पास कोर्सेज है मल्टीपल ना, सीआरई का कोर्स है आपके पास साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर का कोर्स है, मास ट्रांसफर है, सिंपल हीट ट्रांसफर है। अब मैं आपको कह रही हूँ कूलिंग टावर के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कूलिंग टावर किस कोर्स से कोरिलेट कर रहा है। यू वुड सजेस्ट कि नहीं, अगर कूलिंग टावर के ऊपर डिस्कस करनी है तो वी शुड गो टू साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर टीचर, क्योंकि कूलिंग टावर जो है हमारे पास मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों के ऊपर फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास प्री प्रोसेसिंग फेज में भी हमारे पास यही होते हैं। हम जब प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ईदर हम रिफाइनरी के ऊपर बात कर रहे हैं, ईदर हम रिएक्टर की कन्वर्जन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो उसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं तो हमें रिएक्टर चाहिए, या हमारे पास कोई और, हमारे पास हीट एक्सचेंजर है तो हीट एक्सचेंजर वाला मॉडल चाहिए हमारे पास। तो डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं। आपने छोटे छोटे जो प्राइमरी हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं और उनकी पूरी कैलकुलेशन होती है, तो आपने उस बेसिस पे सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है। अब मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करी, शुगर इंडस्ट्री में मुझे पता है मुझे एक रिएक्टर चाहिए होगा, एक सेंट्रीफ्यूज चाहिए होगा, एक हमारे पास जो है ड्रायर चाहिए होगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है मेरा अपना जो मॉडल है उसकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी। अगर हम बात करें रिफाइनरी की तो आपको पता है आपको एक बॉयलर चाहिए होगा, एक कूलिंग टावर चाहिए होगा, एक आपको डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए होगा, हीट एक्सचेंजर नेटवर्क चाहिए होगा, एक हीट एक्सचेंजर नहीं चाहिएगा बल्कि हीट एक्सचेंजर नेटवर्क चाहिएगा पूरा। फिर उसके बाद आपको फर्नेस चाहिए होगा। तो ये क्या है, आपका प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, आप उसकी बेसिस पे जो है अपना पूरा डाटा, अपना पूरा जो है ना एक क्या कहते हैं इनिशियल वो बना लेते हो कि आपने कौन सा प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप उसके पैरामीटर्स को जो है कलेक्ट करते हो। अब आपको पता है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ का एटमॉस्फेरिक जो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 26 से ऑनवर्ड्स रहता है, इवन सर्दियों में भी हार्डली ये 15 आता है। तो मेरा एक जो पैरामीटर है वो तो यही हो गया।
फिर दूसरा पैरामीटर ये कि हमारे पास जो नॉर्मल जो प्रेशर है हमारे पास एटमॉस्फेयर को 1 atm ही होता है, ठीक है, तो वो सेट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो मेरी फीड है क्रूड ऑयल की, अब ऑब्वियस ही बात है वो रूम टेम्परेचर पे ही होगी, क्योंकि हमने जो उसको स्टोरेज किया हुआ वो इन्वेंट्री में किया हुआ है, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर हमने 26 सेट कर दिया या 38 जो भी उस वक्त करंटली था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी पैरामीटर्स है जो हमारे पास नोन है ऑलरेडी। उसके कंपोजिशन हमारे पास नोन होगी, उसका हमारे पास जो है फीड रेट हम खुद से सेट करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या पैरामीटर्स जो हमारे पास नोन है, और डिसीजन वेरिएबल्स जो हम खुद से डिसाइड करते हैं। अब फीड जो हमारे पास रेशियो है, ये मेरी मर्जी, मैं फीड रेशियो कितना भी रखूँ, मैं 40 kg पर आवर रखूँ, मैं 35 kg पर आवर रखूँ, मैं 60 kg पर आवर रखूँ, ये मेरा अपना डिसीजन है। तो मुझे ये डिसीजन किस बेसिस पे लेना है, मुझे ये डिसीजन लेना है अपनी इक्विपमेंट से लेके अपनी स्ट्रीम, अपनी पाइपिंग की बेसिस पे कि कितना मुझे एक वक्त में जो मेरा इक्विपमेंट है वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिनको हम सेट करते हैं अपनी बेसिस मॉडल और पैरामीटर्स की बेसिस पर। तो ये सारा क्या है, हमारा प्री प्रोसेसिंग फेज है। इसके अंदर अभी आपने सिमुलेशन स्टार्ट नहीं किए, इसके अंदर आपने अभी प्रोसेस मॉडल डेवलप नहीं किया, आपने सिर्फ डेटा कलेक्शन की है। फिर उसके बाद आ जाता है सिमुलेशन फेज। सिमुलेशन फेज के अंदर क्या होता है कि आप जो जितना भी आपने प्री प्रोसेसिंग फेज के अंदर डाटा कंपाइल किया है, आप उसको जो है सिमुलेशन फेज में लेके जाते हो। उसके अंदर क्या करते हो, आपने एक पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया कि आपके पास पहला ये इक्विपमेंट था, दूसरा ये इक्विपमेंट था, तीसरा ये इक्विपमेंट था। उसके बाद जो है आप उसको जो है वो सेट करते हो कि जो है आपके पास ये स्ट्रीम्स हैं, इन स्ट्रीम्स का ये पैरामीटर्स हैं, ये स्ट्रीम इस उस पर फंक्शन करती है। और फिर जो है आप देखते हो, कनेक्ट करते हो कि ये स्ट्रीम पहले हीट एक्सचेंजर में जाएगी, फिर ये स्ट्रीम डिस्टिलेशन कॉलम में जाएगी, फिर ये स्ट्रीम कंडेंसर में जाएगी, फिर ये स्ट्रीम हमारे पास रिफ्लक्स होकर वापस आएगी डिस्टिलेशन में। तो ये पूरा आपने क्या किया, सेट किया। उसके बाद आपने क्या किया, इनकी कैलकुलेशन की इंडिविजुअल, हर स्ट्रीम की कैलकुलेशन वो ऑटो पे हो जाती है सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। सिमुलेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली। सब ये पूरे मॉडल्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसका फंक्शन ही यही था कि वो आपको ऑटो कैलकुलेट करके दे।